नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। भारत में मौजूद पाकिस्तान के भक्तों के लिए आज का दिन एक तरह से बैड फ्राइडे है और इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। अमेरिका की 41 साल पुरानी संस्था ने भारत से रिश्ते बिगड़ने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में एक बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज के 3 हत्यारों की नई तस्वीरें जारी कर दी गई हैं और उन्हें पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का सर्वनाश करने के लिए सेना ने 2 बहुत बड़े कदम उठाने का फैसला किया है। ये क्या होंगे, इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन ये सब सुनकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या के बाद कश्मीर घाटी में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं और वहां कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने वाले लोग इस समय सिर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। पिछले कुछ समय में कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी फौजी अफसर की शहादत से आतंकवादी परेशान हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या ने आतंकवादियों को लेकर कश्मीर के बहुत सारे लोगों के विचारों को बदल दिया है। शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज कश्मीर के हीरो हैं और अब कश्मीर के तमाम युवा उनमें अपना रोल मॉडल देख रहे हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट फयाज दूसरी राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट के अफसर थे, इसलिए उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए हमने राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में जाकर रिपोर्टिंग की है ताकि आप उमर फयाज को और करीब से जान सकें। इसके बाद हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उस मुसीबत का विश्लेषण करेंगे जिसका नाम है नेशनल हेराल्ड। पिछले 3 वर्षों से नेशनल हेराल्ड केस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा उनकी घरेलू पार्टी कांग्रेस के लिए एक बुरे सपने जैसा बन चुका है। इस केस के बारे में सबसे पहले जी न्यूज ने 2014 में खुलासा किया था और आज इस मामले पर हम एक नया खुलासा करने वाले हैं। हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे यह शक होता है कि सोनिया और राहुल गांधी की कंपनी का कनेक्शन हवाला कारोबारियों से जुड़ा हुआ है। वैसे इन दिनों आप खुलासा या एक्सपोजे जैसे शब्द सुनकर तंग आ चुके होंगे और अपना बहुत सारा समय कई घंटों की टेलीविजन बहस देखकर बर्बाद कर चुके होंगे, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस खुलासे में शोर की मात्रा कम होगी और तथ्यों की मात्रा ज्यादा होगी। आज आपको पता चलेगा कि असली खुलासे कैसे होते हैं। इससे आपका कीमती समय बचेगा और आप पूरी खबर को ठीक से समझ पाएंगे। हमारी नजर में खुलासे की सही परिभाषा यही है। और आज हम भारत और चीन के कूटनीतिक मुकाबले का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। चीन इस समय यूरोप तक अपना सिल्क रूट बनाने के लिए कूटनीति कर रहा है, जबकि भारत श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसियों को चीन से अलग करने की कोशिश कर रहा है। भारत बुद्धा के सहारे दुनिया को जीतना चाहता है, जबकि चीन ने इसके लिए बाजार की ताकत को अपना हथियार बनाया है। ऐसे में सवाल यह है कि जीत किसकी होगी, बुद्धा की या बाजार की। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। ट्रिपल तलाक पर सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज इस केस में बेहद कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक निकाह करने का सबसे घिनौना तरीका है, लेकिन ऐसे संगठन भी हैं जो ट्रिपल तलाक को वैध मानते हैं। कोर्ट ने इस सुनवाई में अपना पक्ष रख रहे सलमान खुर्शीद से पूछा, ट्रिपल तलाक परंपरा है या इस्लाम का अभिन्न हिस्सा? इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि ट्रिपल तलाक गलत है, पाप है, फिर भी कानूनन वैध है। इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो पाप है वो शरीयत का हिस्सा कैसे हो सकता है, और जो ईश्वर की नजर में पाप है वो इंसानों के बनाए गए कानून में वैध कैसे है? अगर उस धर्म में इसको पाप माना जाता है सोच से, तो इसको फिर कानूनी वैधता कैसे दी जा सकती है? इस बात पर मैंने जवाब दिया कि ये संभव नहीं है। कोर्ट में आज इस्लामिक स्कॉलर आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि एक साथ 3 तलाक बोलना इस्लाम में मान्य नहीं है और ये रिवाज औरत को जमीन में दफनाने की तरह है। मैंने जो दलीलें दी वो ये थी कि ये न सिर्फ ये कि उसके अनुसार नहीं है, बल्कि ये इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों पर कुठाराघात करता है। संविधान पीठ अब ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सोमवार को सुनवाई करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खातों में हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए आज इनकम टैक्स विभाग को मंजूरी दे दी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस कंपनी में डायरेक्टर हैं।
आयकर विभाग दोनों से पूछताछ कर सकता है। कांग्रेस ने आयकर जांच के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मैंने कहा कि ये इनकम टैक्स का भी फ्रॉड है, तो मैंने कंप्लेंट इनकम टैक्स से अलग से दी। अब उस इनकम टैक्स ने फिर उसको जांच में लगाई और काफ़ी टाइम लगा दी, परंतु आखिर में उन्होंने काम कर दिया। अब इनको तो गिरफ्तार करनी चाहिए पूछताछ करने के लिए। यंग इंडियन लिमिटेड पर नेशनल हेरल्ड अखबार को चलाने वाली कंपनी AGL के 90 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी राइट्स 50 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर 5,000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि रिट पिटीशन में ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित उठाए गए सभी मुद्दों का निर्णय करना इनकम टैक्स द्वारा अनिवार्य होगा। इस आधार पर हमने वो रिट वापस ले ली। कांग्रेस ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम से नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी 2010 में बनाई थी। AGL का टेकओवर करने के मामले को सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में अदालत में चुनौती दी थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध ISIS एजेंट आबिद ने खुलासा किया है कि ISIS के इशारे पर जुनूद अल खलीफा फिल हिंद नाम का एक ग्रुप बनाया गया है, जो भारत में आतंकियों की भर्ती, हथियारों की ट्रेनिंग और फंडिंग का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, ये ग्रुप इस बात की जानकारी इकट्ठा कर रहा है कि ISIS के खिलाफ कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं। ISIS में शामिल होने से पहले आबिद जाकिर नाइक और अंजर शाह के वीडियो देखता था। जी न्यूज के पास ISIS संदिग्ध आदिब खान के NIA को दिए गए बयान के दस्तावेज मौजूद हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें हिजबुल के कमांडर जाकिर मूसा ने कहा है कि कश्मीर में चल रहा आंदोलन राजनीतिक नहीं, इस्लामिक है और हुर्रियत ने इसमें दखल दिया तो उनके नेताओं के सिर काट दी जाएंगी। ये लोग सियासी लीडर है, आप लोग इनको इस्लामी लीडर ना कहें, ये हमारे लीडर नहीं हो सकते हैं। और इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे न बने, हमारी शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। ऑडियो टेप में मूसा ने कहा कि उसका संगठन कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाने और यहाँ शरिया कानून लागू करने की लड़ाई लड़ रहा है। श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 14वें वेसाक डे के मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इशारों में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। Sadly, these ideologies of hate and their proponents in our region are not open to dialogue and hence only open to causing death and destruction. पीएम मोदी ने कोलंबो के हिल एरिया में भारत की मदद से बने डोकिया अस्पताल का उद्घाटन किया। पीएम ने कोलंबो और वाराणसी के बीच सीधी उड़ान की घोषणा की, जिसकी शुरुआत अगस्त महीने से होगी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल ईवीएम से छेड़छाड़ साबित करने की चुनौती दी है। इसके लिए फिलहाल तारीख तय नहीं की गई है। That the Commission will hold a challenge and offer opportunity to political parties to demonstrate that EVMs used in the recently concluded assembly elections were tampered, or that EVMs can be tampered even under the laid down technical and administrative safeguards. EVM मशीन के जो M3 मॉडल, जो लेटेस्ट मॉडल है, उसके लिए 1900 करोड़ रुपया और जो VVIPT के लिए 3000 करोड़ से ज़्यादा का विषय, वह भी इलेक्शन कमीशन ने कहा उनके पास पहुंच गया है। ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें 7 राष्ट्रीय और 35 क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान एक्सपर्ट्स की टीम ने ईवीएम का डेमो दिया। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आगे आने वाले चुनाव वीवीपैट वाली ईवीएम से ही करवाए जाएंगे, जिससे मतदाताओं को पर्ची की मदद से पसंद के उम्मीदवार को वोट दिए जाने की जानकारी उसी वक्त मिल जाएगी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे उनके पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज फूट फूट कर रो पड़े। कपिल मिश्रा शाम को अचानक राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर ध्यान लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद उनके आंसू निकल पड़े। इस बीच कपिल मिश्रा की मां बीजेपी नेता अन्नपूर्णा मिश्रा ने केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि वो झूठ बंद करे, भगवान से डरे। बहुत जिद्दी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया उसने। छोटी सी जानकारी इसने मांगी है, वो दे दो। मैं किसी का एजेंट नहीं, केवल वह सत्य का एजेंट है। ये झूठ तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। भगवान से डरना सीखो अरविंद। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरों की डिटेल सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच टैंकर घोटाले में कपिल मिश्रा के आरोपों पर दिल्ली एसीबी ने जांच तेज कर दी है। वाटर टैंकर स्कैम में एग्जामिनेशन कर लिया है, कई विटनेसेस को एग्जामिन किया है, डॉक्यूमेंट्स की जांच जारी है और जो एविडेंस रहा है उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि सरकार किसी भी नागरिक से मांसाहार खाने का हक नहीं छीन सकती। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार मीट कारोबारियों को लाइसेंस जारी करे, साथ ही बूचड़खानों और मीट की दुकानों के पुराने लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएं। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस उच्चतम न्यायालय के आदेशों और एनजीटी के दिए गए निर्देशों के तहत मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस का निर्माण करें और उसका आधुनिकीकरण करें, और जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है उनको सरकार लाइसेंस जारी करे। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर मांग की गई थी कि बूचड़खानों और मीट की दुकानों को चलाने दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया में बीएसएफ के शहीद प्रेम सागर के घर पहुंचे। योगी ने शहीद के परिवार को 4 लाख रुपए का चेक दिया। योगी ने परिवार को 2 लाख रुपए कैश भी दिए। शहीद प्रेम सागर के परिवार ने योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद ही अंतिम संस्कार किया था। वादे के मुताबिक आज शहीद की 13वीं पर योगी देवरिया पहुंचे थे। किसी भी स्वाभिमानी समाज के लिए एक सर्वोच्च सम्मान हो सकता है और सम्मान देने के लिए आज उनके गांव में मैं गया था और मेरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश के उन सभी जवानों के घरों में जाकर के उनके परिजनों से मिलकर के उनका हालचाल लूं। शहीद प्रेम सागर के शव के साथ पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता की थी। ये मदद के पैसा कितना दिया? 6 लाख रुपए दिए। हाँ, और बच्चों को नौकरी की बात? हाँ, बच्चे को नौकरी। और ये भी कहा है कि इनके नाम पे स्मारक बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार एक स्पेशल सेल बनाने जा रही है। ये सेल सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में काम करेगा। डीएम और एसपी अपने जिले के अपराधों की जानकारी स्पेशल सेल को देंगे। लखनऊ में एक सेल का हम गठन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में वो सेल काम करेगा। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जिला अधिकारी, सभी जिला कप्तान, कोई भी जिले में कहीं घटना घटित होती है उसकी अविलंब जानकारी उस सेल में उपलब्ध कराएंगे।